नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जंगड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की व्यष्टि अर्थशास्त्र के पुस्तक के पाठ नंबर 5 के बारे में। इसका नाम है व्यापार बाजार संतुलन। ठीक है, तो बाजार संतुलन में आज हम पढ़ेंगे मांग वक्र में परिवर्तन तथा पूर्ति वक्र में परिवर्तन से संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मांग में परिवर्तन होता है तो उस समय संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले मांग वक्र में परिवर्तन। तो पूर्ति वक्र को स्थिर रखकर जब मांग में परिवर्तन होता है तो मांग वक्र दाईं तरफ या बाईं तरफ स्थानांतरित होता है। तो मांग में वृद्धि, तो पहली चीज है मांग में वृद्धि होना या मांग वक्र का दाईं तरफ शिफ्ट होना। देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे पहले कि जब मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता है तो संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसी के बारे में कि पूर्ति वक्र के स्थिर रहने पर, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे पूर्ति वक्र क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो पूर्ति वक्र के स्थिर रहने पर मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है तो संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा दोनों में वृद्धि होती है। तो ध्यान देना बच्चों कि मांग में वृद्धि या मांग वक्र का दाईं तरफ शिफ्ट होना, तो क्या होता है, पूर्ति वक्र के ध्यान देना बच्चों, पूर्ति वक्र के स्थिर रहने पर मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है तो संतुलन कीमत तथा संतुलन मात्रा दोनों में क्या होता है, दोनों में वृद्धि होती है, दोनों में बढ़त होती है। तो देखेंगे, तो ध्यान देना बच्चों, मैं रेखा चित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा सब कुछ। अगर रेखा चित्र समझ में आ गया तो आपकी सब कुछ चीज समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारा है मांग वक्र डी और ये है हमारा पूर्ति वक्र एस। जहां दोनों का आपस में काटते हैं वो क्या होता है, संतुलन बिंदु। कीमत निर्धारित हो गई ओपी और मात्रा निर्धारित हो गई ओक्यू। ठीक है, अब मैंने क्या बताया है कि मांग वक्र का दाईं तरफ शिफ्ट होना। मैं यहाँ क्या करूँ, पूर्ति वक्र को स्थिर रख रहा हूँ, यानी पूर्ति वक्र के स्थिर रहने पर मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है तो संतुलित कीमत तथा संतुलन मात्रा दोनों में वृद्धि होती है। तो देखो, मैंने इसको दाईं तरफ स्थानांतरित कर दिया। तो मैंने दाईं तरफ स्थानांतरित किया तो एक क्या बन गया, नया वक्र D1 जो कि एस वक्र को E1 बिंदु पर क्या किया, प्रतिच्छेदित किया, काटा। तो देखो बच्चों, E1 बिंदु पर काटने पर क्या हुआ, कीमत OP से बढ़कर OP1 हो गई और मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। तो इस रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि जब मांग वक्र दाईं तरफ स्थानांतरित होता है और पूर्ति वक्र स्थिर रहता है तो उस स्थिति में संतुलित कीमत, ध्यान देना बच्चों, संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा दोनों में वृद्धि होती है। तो बच्चों एक एक चीज आप नोट करते जाना, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मांग में कमी होना या मांग वक्र का बाईं तरफ शिफ्ट होना। तो मांग में कमी होना या मांग वक्र का बाईं तरफ शिफ्ट होना, यानी लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो उस स्थिति में संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम जानेंगे।
पूर्ति वक्र के स्थिर रहने पर मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट होता है तो संतुलन कीमत और संतुलित कीमत तथा संतुलित मात्रा दोनों में कमी होती है। तो बच्चों समझना कि जब मांग में कमी होती है तो मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट होता है, तो उस स्थिति में पूर्ति वक्र के स्थिर रहने पर मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट होता है तो संतुलित कीमत, ध्यान देना बच्चों, संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा दोनों में कमी होती है। ठीक है, रेखा चित्र से और अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लो मैंने रेखा चित्र बनाया, ओ अक्ष पर हमेशा क्या होगी, मात्रा होगी, और ओ वाई पर हमेशा कीमत होगी। ठीक है, ए मांग वक्र है डी डी, और ए है एस एस वक्र, पूर्ति वक्र, दोनों का साम्य बिंदु हो गया ई बिंदु। जब कीमत ओपी निर्धारित हो गई और मात्रा ओ क्यू निर्धारित हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या बताया है कि मांग वक्र का बाईं तरफ शिफ्ट होना, तो मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट हो गया, तो ये बाईं तरफ शिफ्ट हो गया तो नया वक्र बन गया D1 और D1, जो कि पूर्ति वक्र को E1 बिंदु पर क्या किया, प्रतिच्छेदित किया, यानी काटा। तो इस स्थिति में देखो कीमत OP से घटकर OP1 हो गई और मात्रा OQ से घटकर OQ1 हो गई। तो कहने का मतलब है संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा दोनों में कमी हो रही है। देखो रेखा चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दोनों में कमी हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो मांग वक्र बाईं तरफ शिफ्ट होता है और पूर्ति वक्र उस स्थिति में स्थिर रहता है तो संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा दोनों में कमी होती है। तो मांग वक्र बाईं तरफ और दाईं तरफ शिफ्ट होता है, उसके बारे में मैंने आपको रेखा चित्र के माध्यम से अच्छे से समझा दिया और आपके समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पूर्ति वक्र में परिवर्तन। पूर्ति वक्र में परिवर्तन, तो देखो इसमें भी दो स्थितियां होगी। एक तो है पूर्ति वक्र, तो पहली स्थिति है पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होना। ध्यान देना बच्चों कि पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होना, ये पूर्ति वक्र है वो राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो उस स्थिति में संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम जानेंगे। मांग वक्र के स्थिर रहने पर पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है, तो दाईं ओर शिफ्ट होता है तो संतुलित कीमत में कमी तथा संतुलित मात्रा में वृद्धि होती है। तो देखो बच्चों कि जब पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होते हैं, राइट साइड में शिफ्ट होता है, तो मांग वक्र के स्थिर रहने पर पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है तो संतुलित कीमत, ध्यान देना बच्चों, संतुलित कीमत में तो होती है कमी और संतुलित मात्रा में होती है वृद्धि। हम समझेंगे रेखा चित्र के माध्यम से। ये है हमारा ओपी कीमत, जहाँ ई क्या है, दोनों आपस साम्य बिंदु है,
ये है एस एस वक्र और ये डी डी वक्र, ये मात्रा हो गई ओ क्यू। ठीक है, तो नया साम्य बिंदु जब पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता है, पूर्ति वक्र दाईं तरफ, देखो बच्चों, तो ये हो गया पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट S1 S1, जो कि डी डी वक्र को E1 बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है। तो देखो बच्चों, जब इसको काटा तो इस बिंदु पर क्या हो गई, कीमत OP से घटकर OP1 हो गई। यही मैंने बताया कि संतुलित कीमत में क्या होती है, कमी होती है, तथा संतुलित मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। रेखा चित्र में साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा जब पूर्ति वक्र दाएं तरफ शिफ्ट होता है तो क्या स्थिति होती है। अब हम बात करते हैं पूर्ति वक्र का बाईं ओर शिफ्ट होना। पूर्ति वक्र का बाईं ओर शिफ्ट होना। देखो बच्चों, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो पूर्ति वक्र है वो दाईं ओर शिफ्ट हुआ था। अब क्या है, पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट, पूर्ति वक्र का बाईं ओर शिफ्ट होना। तो ध्यान देना बच्चों, मांग वक्र के स्थिर रहने पर पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है तो संतुलित कीमत में वृद्धि तथा संतुलित मात्रा में कमी होती है। तो देखो बच्चों, जब मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है तो उस स्थिति में मांग वक्र के स्थिर रहने पर संतुलित कीमत में तो क्या होती है, वृद्धि होती है, और संतुलित मात्रा में क्या होती है, कमी होती है। रेखा चित्र से हम और अच्छे से समझेंगे। ये है मांग वक्र DD और ये है पूर्ति वक्र SS। दोनों एक दूसरे जहाँ काटते हैं वहाँ साम्य बिंदु होता है, यानी संतुलित बिंदु। कीमत OP निर्धारित हो गई और मात्रा OQ निर्धारित हो गई। अब देखो, ये पूर्ति वक्र क्या है, बाईं तरफ, ये पूर्ति वक्र है, ये लेफ्ट साइड में इधर जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड में इधर चला गया, तो नया वक्र क्या बन गया, S1 S1। ठीक है, तो देखो इस स्थिति में क्या हो गया, नया साम्य बिंदु हो गया, और नए साम्य बिंदु पर क्या हो गई, मात्रा तो ए हो गई और कीमत ए हो गई। तो देखो कीमत OP से बढ़कर OP1 हो गई और मात्रा OQ से घटकर OQ1 हो गई। तो मैंने शुरुआत में यही बताया था, जब पूर्ति वक्र बाईं तरफ स्थानांतरित होता है तो उस स्थिति में संतुलित कीमत तो बढ़ जाती है। देखो संतुलित कीमत तो क्या हुई, बढ़ गई, परंतु संतुलित मात्रा में क्या हो गई, कमी हो गई। तो मेरे हिसाब से मांग वक्र और पूर्ति वक्र बाईं तरफ और दाईं तरफ शिफ्ट होते हैं तो उस स्थिति में जो संतुलन पर प्रभाव पड़ता है वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि आपने देखा होगा कि जब मांग वक्र शिफ्ट होता है या पूर्ति वक्र शिफ्ट होता है तो उस स्थिति में क्या है, एक में परिवर्तन होता है परंतु दूसरा क्या रहता है, स्थिर रहता है। अब हम जो पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, दोनों वक्रों में परिवर्तन होगा, तो उनको आराम से समझना है बच्चों, एक एक करके। तो पहला है मांग वक्र, मांग वक्र का दाईं तरफ शिफ्ट होना तथा मांग वक्र का दाईं तरफ शिफ्ट होना तथा पूर्ति वक्र का दाईं तरफ शिफ्ट
होना। देखो बच्चों, जब मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों दोनों मांग वक्र के दाईं तरफ शिफ्ट होना तथा पूर्ति वक्र के दाईं तरफ शिफ्ट होना, तो उस स्थिति में संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो बच्चों, जब मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों बाईं तरफ शिफ्ट होते हैं तो उस स्थिति में जो संतुलन मात्रा होती है उसमें तो वृद्धि होती है, परंतु कीमत में कमी, वृद्धि और कीमत अपरिवर्तित रहती है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र, मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर शिफ्ट होते हैं तो संतुलित मात्रा में वृद्धि होती है तथा संतुलित कीमत में वृद्धि, कमी या तथा अपरिवर्तित होती है। तो देखना बच्चों, जब मांग वक्र का दाईं तरफ शिफ्ट होना और पूर्ति वक्र का दाईं तरफ शिफ्ट होना, यानी मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों दाईं ओर शिफ्ट होते हैं तो संतुलित मात्रा में तो क्या होती है, वृद्धि होती है, परंतु संतुलित मात्रा में तो वृद्धि होती है तथा संतुलित कीमत में वृद्धि, कमी या अपरिवर्तित होती है। तो हम रेखा चित्र से समझेंगे कि कौन सी स्थिति में कीमत में वृद्धि होती है, कमी होती है, कीमत अपरिवर्तित रहती है, परंतु सभी स्थितियों में क्या होता है, संतुलित मात्रा में तो वृद्धि होती है। तो हम उसको रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो हम देखते हैं ए स्थिति या 3 स्थितियां बनती है। पहली स्थिति में क्या होती है, मांग में वृद्धि का अनुपात ज्यादा होता है पूर्ति में वृद्धि के। देखना बच्चों, मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि मांग में वृद्धि ज्यादा होती है पूर्ति में वृद्धि से। तो इस स्थिति में क्या होता है, संतुलित मात्रा में वृद्धि होती है तथा संतुलित कीमत में वृद्धि होती है। तो देखना बच्चों, संतुलित मात्रा में तो वृद्धि होती है, परंतु जब मांग में वृद्धि का अनुपात ज्यादा होता है पूर्ति में वृद्धि के, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो संतुलित कीमत होती है ना, उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो हम रेखा चित्र के माध्यम से इसको और अच्छे से समझेंगे। देखो बच्चों, ये मैंने रेखा चित्र बनाया है। ये है हमारा मांग वक्र और ये है हमारा पूर्ति वक्र। ठीक है, ये हो गया समय बिंदु, कीमत हो गई ओपी, मात्रा हो गई ओक्यू। ठीक है बच्चों, ये प्रारंभ की साम्य स्थिति थी। अब देखो कि मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। दोनों क्या है, दाईं तरफ स्थानांतरित होते हैं। तो देखो मैंने मांग वक्र को क्या किया, दाईं तरफ स्थानांतरित किया, परंतु मांग वक्र में जो वृद्धि है वो पूर्ति में वृद्धि की तुलना में ज्यादा है। तो मैंने वृद्धि की, तो नया वक्र क्या बन गया, D1। ठीक है बच्चों, अब देखो पूर्ति में वृद्धि हो रही है, तो पूर्ति वक्र भी क्या है, दाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये देखो मैंने पूर्ति में वृद्धि कर दी।
ठीक है। तो ये नया वक्र क्या बन गया, S1 और S1। तो S1 वक्र और D1 वक्र कहाँ काटे आपस में, इस बिंदु पर। देखो ये हो गया E बिंदु, तो इस बिंदु पर क्या होगी, ये तो हो गई मात्रा और ये हो गई कीमत। तो देखो कीमत OP से बढ़कर OP1 हो गई और मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। तो रेखा चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब मांग में वृद्धि का अनुपात ज्यादा होता है पूर्ति में वृद्धि के अनुपात से, तो उस स्थिति में संतुलित कीमत, ध्यान देना बच्चों, संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा दोनों में क्या होती है, वृद्धि होती है। और रेखा चित्र में भी साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये तो हो गई स्थिति एक। अब स्थिति है दूसरी कि जब मांग में वृद्धि बराबर होती है पूर्ति में वृद्धि के, यानी मांग में वृद्धि और पूर्ति में वृद्धि दोनों में क्या हो रही है, समान अनुपात में वृद्धि हो रही है। तो उस स्थिति में क्या होता है, ध्यान देना बच्चों, संतुलित मात्रा में वृद्धि होती है तथा संतुलित कीमत अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों कि जब मांग में वृद्धि और पूर्ति में वृद्धि दोनों का अनुपात क्या होता है, समान रहते हैं, दोनों में वृद्धि समान रूप से हो रही है। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो संतुलित मात्रा है उसमें तो वृद्धि होगी परंतु तो कीमत क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो रेखा चित्र में आपको मैं अच्छे से समझा देता हूं। जैसे मान लो ये हो गए मांग वक्र और सप्लाई वक्र, ये दोनों क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को ई बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, जहाँ सामने कीमत क्या हो जाती है, OQ हो जाती है और सामने मात्रा OQ हो जाती है। ठीक है, तो दोनों में समान अनुपात में वृद्धि हो रही है। जैसे मानो मैंने डी में कितनी की, इतनी की। ठीक है, तो ये हो गया नया वक्र D1। ठीक है, और मांग में भी पूर्ति में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, पूर्ति भी क्या दाईं तरफ स्थानांतरित हो रहा है। तो देखो बच्चों पूर्ति में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो दोनों ये नया वक्र हो गया S1 और S1। तो S1 वक्र ने D1 वक्र को E1 बिंदु पर क्या किया, प्रतिच्छेदित किया। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, कीमत तो क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, देखो बच्चों कीमत तो क्या रही, अपरिवर्तित रही, यानी कीमत OP है तो OP है, पर तो मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। तो मैंने शुरुआत में ये बताया था, जब मांग में वृद्धि बराबर मांग में वृद्धि का पूर्ति में वृद्धि का अनुपात बराबर होता है, इन्हें दोनों वक्र क्या दाईं तरफ शिफ्ट होते हैं, तो उस स्थिति में कीमत तो अपरिवर्तित रहती है परंतु संतुलित मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से बच्चों स्थिति 1 और स्थिति 2 समझ में आ गई होगी, और इनको आप नोट करते रहना और जो रेखा चित्र है इनको आप समझते रहना। अगर कुछ भी चीज समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरी स्थिति के बारे में। ठीक है बच्चों, इनको उतारते रहना आप। ठीक है, तो तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति है कि सी स्थिति है कि मांग में वृद्धि होती है। ध्यान देना बच्चों, और पूर्ति में भी क्या होती है, वृद्धि। पर पूर्ति में जो वृद्धि होती है उसका अनुपात क्या होता है, मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक होता है, मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक होता है। इस स्थिति में हमने पढ़ा था कि मांग ज्यादा थी और पूर्ति कम थी, परंतु अब सी स्थिति में पढ़ रहे हैं कि मांग कम है और पूर्ति का अनुपात क्या है, ज्यादा है। तो दोनों में वृद्धि हो रही है पर पूर्ति में क्या हो रही है, अधिक मात्रा में वृद्धि हो रही है। तो इस स्थिति में क्या होता है, संतुलित मात्रा में वृद्धि होती है और संतुलित कीमत में कमी होती है। तो देखना बच्चों,
जब मांग में वृद्धि का अनुपात कम होता है पूर्ति में वृद्धि के अनुपात से, तो उस स्थिति में क्या होता है, संतुलित मात्रा में तो वृद्धि होगी परंतु संतुलित कीमत में क्या होती है, कमी होती है। तो रेखा चित्र के माध्यम से हम पढ़ेंगे। ये हो गई हमारा डी डी वक्र और ये हो गया हमारा एस एस वक्र। दोनों आपस में ई बिंदु पर क्या किए, प्रतिच्छेदित किए। ठीक है, ये कीमत हो गई ओपी और मात्रा हो गई ओ क्यू। ठीक है, अब देखो मांग में भी वृद्धि हो रही है तो पूर्ति वक्र और मांग वक्र दोनों दाईं तरफ शिफ्ट होंगे, परंतु पूर्ति में जो वृद्धि हो रही है उसका अनुपात क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो देखो बच्चों कितने अनुपात में क्या हो रही है, D1 में वृद्धि हुई है, परंतु पूर्ति में क्या होती है, उससे अधिक अनुपात में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो देखो तो नया वक्र क्या हो गया, S1 यानी दोनों में क्या हो गया, दाएं तरफ वृद्धि हो रही है, दाएं तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो नया वक्र क्या हो गया, ये हो गया E1। तो E1 स्थिति में देखो कीमत तो घटकर क्या हो गई, OP से OP1 हो गई और मात्रा बढ़कर OQ से OQ1 हो गई। तो हमने रेखा चित्र में देखा है कि जब मांग में वृद्धि होती है और पूर्ति में वृद्धि होती है, परंतु पूर्ति का अनुपात अगर ज्यादा है तो उस स्थिति में क्या होता है, संतुलित मात्रा में तो वृद्धि होती है, देखो रेखा चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, परंतु संतुलित कीमत में क्या होती है, कमी होती है। तो तीनों स्थितियां आपको समझ में आ गई होगी, कब, जब मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों दाईं तरफ शिफ्ट होते हैं। और मैंने दोनों को बता दिया कि संतुलित मात्रा और संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम बात करते हैं कि जब मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों बाईं तरफ शिफ्ट होते हैं तो उस स्थिति में क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में जानेंगे। अब हम बात करते हैं जब मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों बाईं तरफ शिफ्ट हो रहे, दोनों क्या है, बाईं तरफ शिफ्ट होना, मतलब मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों का बाईं तरफ शिफ्ट होना। मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों का बाईं तरफ शिफ्ट होना, तो उस स्थिति में संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो जानते हैं कि जब मांग वक्र अथवा पूर्ति वक्र दोनों बाईं तरफ शिफ्ट होते हैं ना, तो उस स्थिति में संतुलित जो मात्रा होती है उसमें तो कमी होती है और कीमत अपरिवर्तित, कीमत में वृद्धि और कीमत में कमी होती है। तो हम तीनों स्थितियों के बारे में जानेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, जब मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों बाईं तरफ शिफ्ट होते हैं, तो बाईं तरफ शिफ्ट होते हैं तो संतुलित मात्रा में कमी होती है। ध्यान देना बच्चों, संतुलित मात्रा में तो कमी होती है तथा संतुलित कीमत में वृद्धि, कमी या अपरिवर्तित रहती है। तो ध्यान देना बच्चों, जब मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों बाईं तरफ शिफ्ट होते हैं,
है ना। तो उस स्थिति में मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों बाएं तरफ शिफ्ट होते हैं, तो उस स्थिति में संतुलित जो मात्रा होती है उसमें तो क्या होती है, कमी होती है, तथा संतुलित कीमत में कमी, वृद्धि और अपरिवर्तित रहती है। यानी तीन स्थितियां बनती है। तो तीनों स्थितियों के बारे में जानेंगे। यानी जो संतुलित मात्रा है उसमें तो कमी होगी तीनों स्थितियों में, पर जो कीमत बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है, उनके बारे में हम रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे पिछले वाले वक्र में हमने समझा था ना कि जब मांग वक्र और पूर्ति वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हुए थे तो तीन स्थितियां बनी थी, तो उसी तरह इसमें भी तीन स्थितियां बनेगी। देखो बच्चों, एक एक वक्र आप अच्छे से समझोगे ना तो पूरी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत इजी है टॉपिक। तो हम पहले स्थिति की बात करते हैं कि मांग में कमी। ध्यान देना बच्चों, मांग में कमी ज्यादा होती है पूर्ति में कमी के। तो उस स्थिति में क्या होता है, संतुलित मात्रा में कमी होती है और संतुलित कीमत में भी कमी होती है। यानी मांग में कमी का अनुपात ज्यादा है पूर्ति में कमी के अनुपात से, तो उस स्थिति में क्या होती है, संतुलित मात्रा में कमी होती है और संतुलित कीमत में भी क्या होती है, कमी होती है। यानी संतुलित मात्रा है उसमें तो कमी होगी। अब कब कीमत में कमी होगी, जब मांग में कमी ज्यादा है पूर्ति में कमी के। तो रेखा चित्र के माध्यम से समझो बच्चों, ये हमारा मांग वक्र और पूर्ति वक्र डी डी एस एस, ये हो गया ओपी कीमत और मात्रा होगी ओक्यू, ठीक है। अब देखो, मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों क्या हो रहे हैं, लेफ्ट साइड में स्थानांतरित हो रहे हैं। तो देखो बच्चों, मैंने इसको लेफ्ट साइड में स्थानांतरित कर दिया, देखो बच्चों, और ज्यादा अनुपात में किया है। तो नया वक्र क्या हो गया, D1 D1, समझना। और SS यानी पूर्ति वक्र भी क्या होता है, बाईं तरफ स्थानांतरित होता है, परंतु पूर्ति में क्या होती है, कमी मात्रा की तुलना में कम होती है। तो मैंने ये नया वक्र बन गया हमारा S1 S1। तो आपने देखा होगा कि D1 वक्र और D1 वक्र, S1 वक्र को कहाँ काटते हैं, देखो इस बिंदु पर, ये क्या है, A1 बिंदु, नया साम्य बिंदु। तो उस स्थिति में क्या होता है, कीमत घटकर OP से OP1 हो गई और मात्रा घटकर OQ से OQ1 हो गई। तो दोनों ही स्थितियों में दोनों ही क्या होती है, संतुलित मात्रा और संतुलित कीमत दोनों में ही कमी होती है। रेखा चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप रेखा चित्र को उतारना और इसकी प्रैक्टिस करना, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो पहली स्थिति समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति की, कि जब मांग में कमी बराबर होती है पूर्ति में कमी के। तो उस स्थिति में क्या होता है, संतुलित मात्रा में, तो संतुलित मात्रा में कमी होती है। देखना बच्चों, संतुलित मात्रा में तो कमी होती है, परंतु संतुलित कीमत अपरिवर्तित होती है। तो संतुलित कीमत क्या रहेगी, अपरिवर्तित होगी। मतलब संतुलित मात्रा में तो कमी होगी परंतु कीमत क्या रहेगी, अपरिवर्तित होगी। रेखा चित्र में हम समझेंगे। देखो बच्चों, ये मैंने बनाया DD वक्र और ये मैंने बनाया SS वक्र। दोनों E बिंदु पर क्या है, प्रतिच्छेदित है, ठीक है। ये हो गई मात्रा OQ और कीमत होगी OP। अब दोनों में क्या हो रही है, कमी, तो अनुपात क्या, समान। तो मैंने क्या किए, इतनी कमी कर दी D1
D1। और जो पूर्ति है उसमें भी क्या होगी, कमी, तो ये कमी होगी इतने अनुपात में। ठीक है, तो देखो रेखा चित्र बनाओगे तो आपको अच्छे से स्पष्ट आएगा। एक कीमत में क्या होगी, कमी, तो लेफ्ट साइड में आ गया। तो नया वक्र देखो E1 पर क्या प्रतिच्छेदित हुआ यहाँ पे, तो उस स्थिति में देखो कीमत OP है, परंतु मात्रा घटकर क्या हो गई, OP से OQ से OQ1 हो गई। रेखा चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब मांग में कमी बराबर होती है पूर्ति में कमी के, तो उस स्थिति में संतुलित मात्रा में तो कमी होती है। रेखा चित्र में देखो मात्रा OQ से घटकर OQ1 हो गई, परंतु संतुलित कीमत क्या रहती है, अपरिवर्तित यानी स्थिर रहती है। तो संतुलित कीमत देखो OP है तो OP है, ठीक है, E1 बिंदु पर। तो मेरे हिसाब से आपको दूसरी स्थिति भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं तीसरी स्थिति की। तीसरी स्थिति में क्या होगा, जब मांग में कमी कम होती है परंतु पूर्ति में कमी क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी मांग में कमी का अनुपात कम है पूर्ति में कमी के अनुपात से, यानी पूर्ति ज्यादा है और मांग में कमी क्या है, कम है। तो उस स्थिति में क्या होता है, संतुलित मात्रा में कमी होती है तथा संतुलित कीमत में वृद्धि होती है। ध्यान देना बच्चों कि जब मांग में कमी का अनुपात कम है पूर्ति में कमी के अनुपात से, तो उस स्थिति में संतुलित मात्रा में तो कमी होती है परंतु संतुलित कीमत में वृद्धि होती है। रेखा चित्र के माध्यम से और स्पष्ट समझेंगे कि जैसे मान लो ये हो गया हमारा मांग वक्र DD वक्र, ये हो गया हमारा SS पूर्ति वक्र। दोनों ई बिंदु पर क्या हुई, प्रतिच्छेदित हो गए, तो कीमत हो गई OP और मात्रा हो गई OQ। ठीक है, अब देखो पूर्ति में कमी ज्यादा है और मांग में कमी कम है, तो मांग में कमी कितनी हुई, इतनी, D1, ठीक है, और ये हो गई पूर्ति में कमी कितनी, S1। तो S1 वक्र ने D वक्र को E1 बिंदु पर क्या किया, प्रतिच्छेदित किया। ठीक है, तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया तो मात्रा क्या हो गई, OQ से कटकर OQ1 हो गई, परंतु कीमत OP से बढ़कर OP1 हो गई। तो बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि जब मांग में कमी का अनुपात पूर्ति में कमी के अनुपात से कम होता है तो उस स्थिति में संतुलित मात्रा में कमी होती है और संतुलित कीमत में वृद्धि हो रही है। देखो संतुलित कीमत OP से बढ़कर OP1 हो गई और मात्रा OQ से घटकर OQ1 हो गई। तो जब मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों समान दिशा में परिवर्तित होते हैं, यानी दोनों दाईं तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या बाईं तरफ शिफ्ट होते हैं, तो उस समय संतुलित कीमत पर और संतुलित मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है वो मैंने आपको रेखा चित्रों के माध्यम से अच्छे से समझा दिया है। अब हम बात करते हैं कि एक वक्र तो दाईं तरफ जाता है और दूसरा वक्र बाईं तरफ जाता है, तो उस स्थिति में संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम जानते हैं। ठीक है, तो हम पहले ये बात करेंगे कि मांग वक्र तो जाता है दाईं तरफ और पूर्ति वक्र जाता है बाईं तरफ, यानी एक तो जाएगा राइट साइड में और दूसरा जाएगा लेफ्ट साइड में। तो उस स्थिति में संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम जानेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, पहली स्थिति क्या होगी, मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होना तथा पूर्ति वक्र बाईं ओर
शिफ्ट होना। देखना बच्चों, मांग वक्र तो क्या है, राइट साइड में जा रहा है और पूर्ति वक्र लेफ्ट साइड में जा रहा है। तो उस स्थिति में क्या होता है वो हम जानेंगे। संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हम जानेंगे। तो जब मांग वक्र दाईं ओर तथा पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है तो संतुलित कीमत में वृद्धि होती है। ध्यान देना बच्चों, जब मांग वक्र दाईं ओर तथा पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है तो संतुलित कीमत में वृद्धि होती है तथा संतुलित मात्रा में कमी, वृद्धि और अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, मतलब जब मांग वक्र दाईं तरफ शिफ्ट होता है और पूर्ति वक्र बाईं तरफ शिफ्ट होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, जो संतुलित कीमत है उसमें तो वृद्धि होती है, परंतु जो संतुलित मात्रा है उसमें कमी, वृद्धि और अपरिवर्तित रहती है। इन तीन स्थितियां होती है। तो उनके बारे में हम अच्छी से समझेंगे कि कब कीमत में तो हमेशा वृद्धि हुई होगी, बट कब संतुलित मात्रा में कमी होती है या वृद्धि होती है या अपरिवर्तित रहती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थिति एक की, कि मांग में वृद्धि। देखना बच्चों, मांग में वृद्धि का अनुपात ज्यादा होता है पूर्ति में कमी के अनुपात से। ठीक है ना, मांग में वृद्धि ज्यादा हो रही है पूर्ति में कमी के अनुपात से, तो उस स्थिति में संतुलित कीमत में वृद्धि होगी, संतुलित कीमत में वृद्धि होगी तथा संतुलित मात्रा में वृद्धि होगी। यानी संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। कब? जब मांग में वृद्धि का अनुपात ज्यादा है पूर्ति में कमी के अनुपात से। तो देखो बच्चों, ये मैंने बनाया है मांग वक्र और ये मैंने बनाया पूर्ति वक्र, डी डी और एस एस। ठीक है, ये दोनों एक बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। तो कीमत हो गई ओपी और मात्रा हो गई ओक्यू। अब मांग में वृद्धि का अनुपात ज्यादा है, तो मांग में वृद्धि होगी तो मांग वक्र क्या है, दाएं तरफ शिफ्ट होगा। तो मैंने इसको क्या किया, दाएं तरफ शिफ्ट कर दिया। ये हो गया D1, ये हो गया D1। ठीक है, परंतु पूर्ति में कमी हो रही है। पूर्ति में क्या हो रही है, कमी। तो पूर्ति वक्र क्या लेफ्ट साइड में जाएगा, परंतु उसका अनुपात क्या है, मांग वृद्धि से कम है। तो ये मैंने ये हो गए S1 यानी लेफ्ट साइड में आया और राइट साइड में। तो देखो, एक S1 D1 को प्रतिच्छेदित किया E1 बिंदु पर। ठीक है, तो नया साम्य बिंदु क्या हो गया, E1, और नई साम्य मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो गई और कीमत OP से बढ़कर OP1 हो गई। तो आपने देखा होगा बच्चों कि जब संतुलित कीमत, जब मांग वक्र दाईं तरफ और पूर्ति वक्र बाईं तरफ शिफ्ट होता है, परंतु मांग में वृद्धि का अनुपात ज्यादा है पूर्ति में कमी के, तो उस स्थिति में क्या होता है, संतुलित कीमत में भी वृद्धि होती है और संतुलित मात्रा में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। देखो बच्चों, रेखा चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मांग में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और कीमत में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो पहली स्थिति समझ में आगे होगी आपके। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति की, कि जब मांग में
वृद्धि बराबर होती है, यानी ना पूर्ति में कमी के। तो उस स्थिति में क्या होता है, संतुलित कीमत में तो वृद्धि होती है परंतु संतुलित मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो देखना बच्चों, संतुलित कीमत में वृद्धि होती है और संतुलित मात्रा अपरिवर्तित होती है। मतलब संतुलित मात्रा तो क्या रहेगी, अपरिवर्तित होती है और कीमत में वृद्धि होती है। तो देखना बच्चों, देखो बच्चा, ये थोड़ा वीडियो लेंथी है परंतु है बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो आप इसको अच्छे से समझोगे ना तो बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, डी डी वक्र और ये हो गया एस एस वक्र। इसको ए बिंदु पर आपस में क्या प्रतिच्छेदित है, तो कीमत क्या हो गई, ओपी और मात्रा ओ क्यू हो गई, ठीक है। अब मान लो मांग में वृद्धि हो रही है, तो मांग में क्या कर दी मैंने, वृद्धि कर दी D1 D1, और पूर्ति में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो उस स्थिति में क्या होती है, मात्रा में परिवर्तन नहीं होता पर कीमत बढ़ जाती है। तो देखो ये दोनों में के समान अनुपात में क्या हुई, कमी हो गई, ठीक है। तो ये S11 और S11, तो S1 और D1 आपस में किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित हुए, देखो इस बिंदु पर, E1 बिंदु पर। वहां क्या होती है, मात्रा में तो मात्रा तो वही रहती है OQ, पर कीमत क्या हो गई, बढ़कर OP से OP1 हो गई। तो रेखा चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो संतुलित कीमत में तो क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी कीमत OP से बढ़कर OP1 हो गई, परंतु मात्रा क्या है, अपरिवर्तित रहती है, यानी समान रहती है। तो बच्चों, आपको दूसरी स्थिति समझ में आ गई, पहली स्थिति इजी है और दूसरी स्थिति भी इजी है। अब हम बात करते हैं तीसरी स्थिति की। एक में क्या हुई, तो संतुलित कीमत में तो वृद्धि हो रही है, यहाँ पे भी संतुलित कीमत में वृद्धि हो रही है, पर संतुलित मात्रा में यहाँ तो क्या हुई, वृद्धि भी, यहाँ संतुलित मात्रा क्या हुई, अपरिवर्तित हुई। अब तीसरी स्थिति में क्या होता है वो हम जानेंगे। जब मांग में वृद्धि का अनुपात कम होता है पूर्ति में कमी के, मांग में वृद्धि होगी और पूर्ति में क्या हो रही है, ज्यादा कमी हो रही है। तो उस स्थिति में संतुलित कीमत तो क्या हो संतुलित कीमत में क्या होती है, कमी, वृद्धि होती है, और संतुलित मात्रा में क्या होती है, संतुलित मात्रा में कमी होती है। मांग में वृद्धि ज्यादा है, पूर्ति में, मांग में वृद्धि कम है, पूर्ति में कमी के अनुपात से। तो उस स्थिति में संतुलित कीमत में तो वृद्धि होगी और संतुलित मात्रा में कमी होगी। कैसे बच्चों, देखो ये हो गया हमारा डी वक्र, ये हो गया हमारा S1 SS वक्र। जो E1 बिंदु पर क्या हो गया, प्रतिच्छेदित हो गई, कीमत होगी OP और मात्रा हो गई OQ, ठीक है। अब देखो मांग में वृद्धि हो रही है, तो मांग में वृद्धि होगी तो मांग में क्या दाईं तरफ जाएगा, ये मांग में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, वक्र का D1 D1, परंतु पूर्ति में क्या हो रही है, कमी, परंतु ज्यादा अनुपात में। तो ये देखो पूर्ति में ज्यादा अनुपात में क्या हो गई, कमी हो गई। तो नया वक्र क्या कहाँ बना, S1 और D1 पर बन गया E1। तो E1 पर देखो मात्रा OQ से घटकर OQ1 हो गई और कीमत OP से बढ़कर OP1 हो गई। तो रेखा चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब मांग में वृद्धि का अनुपात कम होता है पूर्ति में कमी के, तो उस स्थिति में संतुलित कीमत में वृद्धि होती है। देखो संतुलित कीमत क्या हो गई, OP से बढ़कर OP1 हो गई और
संतुलित मात्रा क्या होगी, OQ1 से बढ़कर, संतुलित मात्रा OQ से घटकर OQ1 होगी। रेखा चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है बच्चों। इन रेखा चित्रों को आप अच्छे से समझना, इनकी प्रैक्टिस करना, तब जाकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो जब मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है और पूर्ति वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है, तो उस स्थिति में संतुलित कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है और संतुलित मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तीनों स्थितियों के बारे में हमने जान लिया है। अब है हमारी लास्ट स्थिति, जब मांग वक्र बाईं ओर, देखो बच्चों यहाँ पे दाईं ओर हो रहा है, अब देखो क्या होगा, बाईं ओर यानी विपरीत। अब मांग वक्र क्या है, बाईं ओर शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट और पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट। जब मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है और पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है, तो उस स्थिति में जो संतुलित कीमत है उसमें तो होती है कमी, परंतु संतुलित मात्रा में वृद्धि, कमी या अपरिवर्तित रहती है। तो उन तीनों के बारे में हम समझेंगे। जब मांग वक्र बाईं ओर, मांग वक्र बाईं ओर और पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है, तो संतुलित कीमत में कमी होगी। ध्यान देना बच्चों, संतुलित कीमत में क्या होगी, कमी होगी, तथा संतुलित मात्रा में वृद्धि, कमी तथा अपरिवर्तित रहती है। देखो, जब मांग वक्र बाईं ओर और पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है, तो उस स्थिति में क्या होगी, संतुलित कीमत में तो क्या होगी, कमी ही होगी, परंतु जो संतुलित मात्रा है उसमें वृद्धि, कमी तथा अपरिवर्तित रहती है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखना बच्चों, पहली स्थिति ए, जब मांग में कमी, ध्यान देना बच्चों, मांग में कमी ज्यादा होती है, मांग में कमी ज्यादा होती है पूर्ति में वृद्धि से, तो उस स्थिति में जो संतुलित कीमत है, ध्यान देना बच्चों, संतुलित कीमत में कमी होती है और संतुलित मात्रा में कमी होती है। यानी संतुलित कीमत में भी कमी होगी और संतुलित मात्रा में भी कमी होगी। कब, जब मांग में कमी ज्यादा होती है पूर्ति में वृद्धि के। तो देखो बच्चों, ये हमारा है एस एस वक्र, सॉरी ये हो गया डी डी वक्र और ये हो गया एस एस वक्र। ठीक है, दोनों क्या करते हैं, ई बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते जहाँ साम्य कीमत ओपी और समय मात्रा ओक्यू निर्धारित होती है। अब देखना, मांग में कमी होती है, तो मांग में मैंने क्या कर दी, कमी कर दी, तो मांग वक्र क्या है, दाईं तरफ चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, मांग में कमी का अनुपात क्या है, तो मांग में इतनी कमी कर दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, D1 परंतु पूर्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है, पर पूर्ति में वृद्धि का अनुपात क्या होता है, कम होता है। तो उस स्थिति में देखो ये स्थिति बनी। ठीक है, तो आपने देखा होगा नया वक्र क्या हो गया, S1 तो D1 वक्र ने S1 को
इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित किया, तो हो गया E1 बिंदु। तो E1 बिंदु पर क्या होता है, वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा दोनों में क्या होती है, कमी होती है। तो कीमत OP से घटकर OP1 हो गई और संतुलित मात्रा OQ से घटकर OQ1 हो गई। तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि जब मांग में कमी का अनुपात ज्यादा होता है पूर्ति में वृद्धि के अनुपात से, तो उस स्थिति में संतुलित कीमत में तो कमी होती है तथा संतुलित मात्रा में भी कमी होती है। तो पहली स्थिति बच्चों आपको रेखा चित्र के माध्यम से समझ में आ गई। देखो रेखा चित्र में भी क्या हो रही है, कीमत में कमी हो रही है और मात्रा में भी कमी हो रही है। अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति की। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि मांग में कमी बराबर होती है पूर्ति में वृद्धि के। मांग में कमी बराबर होती है पूर्ति में वृद्धि के। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो संतुलित कीमत है उसमें तो क्या होती है, कमी होती है। संतुलित कीमत में कमी होती है और संतुलित मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो आपने देखा होगा जब मांग में कमी बराबर होती है पूर्ति में वृद्धि, तो उस स्थिति में क्या होता है, संतुलित कीमत में तो कमी होती है परंतु संतुलित मात्रा क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। रेखा चित्र से और अच्छे से समझेंगे। ये हो गया नया वक्र S1, ये है SS, ये हो गया DD वक्र और ये हो गया SS वक्र। तो दोनों क्या करते हैं, ई बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, चाहे कीमत OP है और मात्रा OQ है। ठीक है, मांग में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो मांग में मैंने क्या कर दी, कमी। तो मांग वक्र क्या लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो मांग में मैंने क्या कर दी, इतनी कमी कर दी, D1। ठीक है, और पूर्ति में क्या हो रही है, वृद्धि, यानी समान अनुपात में। पूर्ति में मैंने क्या कर दी, वृद्धि कर दी। ये हो गया S1। तो D1 वक्र ने S11 को इस बिंदु पर क्या किया, प्रतिच्छेदित किया। तो कीमत OP से घटकर OP1 हो गई और मात्रा OQ के बराबर ही है। ठीक है, मात्रा क्या है, OQ के बराबर ही है। तो आपने देखा होगा जब मांग में कमी तथा पूर्ति में वृद्धि दोनों का अनुपात बराबर होता है तो उस स्थिति में संतुलित कीमत में तो कमी हो जाती है। रेखा चित्र में देखो संतुलित कीमत क्या की, OP से घटकर OP1 हो गई और संतुलित मात्रा अपरिवर्तित रहती है। संतुलित मात्रा OQ थी और OQ ही है। तो आपने देखा होगा दूसरी स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं लास्ट स्थिति, हमारी C पॉइंट है, जब मांग में कमी का अनुपात कम होता है और पूर्ति का अनुपात ज्यादा होता है। ध्यान देना, शेष स्थिति क्या है, मांग में कमी का अनुपात कम है पूर्ति में वृद्धि के। पूर्ति में वृद्धि के। तो उस स्थिति में क्या होता है, संतुलित कीमत में तो क्या होती है, कमी होती है परंतु संतुलित मात्रा में वृद्धि होती है। तो उस स्थिति में संतुलित कीमत में कमी होती है और संतुलित मात्रा में वृद्धि होती है। यानी संतुलित कीमत में तो कमी होती है पर मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। कब, जब मांग में कमी का अनुपात कम होता है पूर्ति में वृद्धि के। तो उस स्थिति में तो रेखा चित्र से हम समझते हैं, ये है हमारा SS वक्र और DD वक्र ई बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, ये हो गया DD वक्र और ये हो गया SS वक्र। कीमत हो गई OP और मात्रा हो गई OQ। ठीक है, अब देखो बच्चों, मांग में कमी हो रही है, तो मांग में कमी होगी तो क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। मांग में कमी होगी तो नया वक्र क्या बन गया, D1। पर तो पूर्ति में क्या हो रही है, वृद्धि ज्यादा हो रही है। तो पूर्ति में ज्यादा वृद्धि हो रही है तो ये मैंने कर दी पूर्ति में ज्यादा अनुपात में वृद्धि। ठीक है, तो नया वक्र S1। तो ये S1 वक्र ने
D1 वक्र को E1 बिंदु पर क्या किया, प्रतिच्छेदित किया। तो इस स्थिति में क्या होती है, वो कीमत तो क्या है, घटकर OP से OP1 हो गई, घट गई, परंतु मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। तो हमने देखा है कि जब मांग में कमी का अनुपात कम होता है पूर्ति में वृद्धि के, तो उस स्थिति में संतुलित कीमत में तो कमी होती है। देखो संतुलित कीमत क्या हो गई, OP से घटकर OP1 हो गई, और संतुलित मात्रा यानी साम्य मात्रा OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। तो बच्चों मैंने आपको सब स्थितियां बता दी कि जब दोनों वक्रों में परिवर्तन होता है समान दिशा में, तो उस समय क्या संतुलन पर प्रभाव पड़ता है वो मैंने समझा दिया। जब दोनों वक्र विपरीत दिशा में होते हैं, यानी मांग वक्र दाईं तरफ और पूर्ति की तरफ बाईं तरफ होते हैं, तो संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो मैंने आपको समझा दिया। एक वक्र स्थिर रह रहा है और दूसरे वक्र में परिवर्तन होता है, तो संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये मैंने आपको तीनों स्थितियों और हर स्थिति के बारे में आपको अच्छी से रेखा चित्र के माध्यम से समझा दिया है। फिर भी अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हो। थोड़ा वीडियो लेंथी है, परंतु आप पढ़ोगे ध्यानपूर्वक तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकॉन को दबाएं जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।